हेलो एवरीवन। अभी हम मैग्नेटिक सर्किट्स को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने बेसिक डेफिनेशंस कर ली थी, अब हम आगे चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो बेसिक हमारा पहला टॉपिक है इसके अंदर वो आएगा एनालॉजी बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक सर्किट। यानी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक सर्किट्स में क्या क्या समानता है और क्या क्या भिन्नता है वो हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, कैसे कैसे वो सेम और कैसे डिफरेंट है ये हमें इसमें देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिमिलैरिटीज, समानताएं क्या है। सिमिलैरिटीज, राइट। तो सबसे पहले हम देखो ड्रॉ करते हैं एक इलेक्ट्रिक सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट को। सबसे पहले मैग्नेटिक सर्किट देखते हैं, ड्रॉ करते हैं। देखो एक राउंड आप आयरन की कोई वो ले लीजिए, आयरन या स्टील की। ठीक है, उसमें आप क्या करिए, तार लपेट दीजिए। ऐसे ऐसे आपने क्या किया, तार लपेट दिया, राइट। सपोज करो n नंबर ऑफ टर्न्स हो गए, इसमें आपने करंट फ्लो करवाया क्या, I। तो जब जैसे ही I करंट फ्लो करेगा तो इसके अराउंड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाएगा। ये मैग्नेटिक फील्ड जब किसी मटेरियल के अंदर से पास करता है और उसको क्लोज्ड पाथ मिल जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स। ये मैं प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुका हूँ आपको। ठीक है, तो ये फ्लक्स हो गया आपका यहाँ पे फाई सेटअप। ठीक है, NI क्या हो गया आपका MMF, फ्लक्स क्या हो गया आपका फाई, S क्या होगी इसकी रिडक्टेंस, राइट। और इसी तरह अगर मैं एक इलेक्ट्रिक सर्किट को ड्रॉ करूँ तो कैसे ड्रॉ करूँगा, पहले मैं एक बैटरी लूँगा क्योंकि बैटरी मेन सोर्स होता है जिससे करंट निकलता है, जिसका EMF होगा E। आगे मैंने एक रेजिस्टेंस R कनेक्ट कर दिया, ठीक है, उसके आगे मैंने करंट I फ्लो करवा दिया इसमें, राइट। I करंट मेरा इस लूप के अंदर फ्लो करेगा। तो जैसे उसमें फ्लक्स फ्लो कर रहा है, यहाँ पे क्या फ्लो कर रहा है आपका, करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे मेन चीज़ क्या है आपकी, EMF की वजह से करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ पे MMF की वजह से फ्लक्स एस्टैब्लिश होगा। तो ये चीज़ें आपको देखनी है, सिमिलैरिटीज़ के अंदर हम यही देखेंगे। ठीक है, तो अब हम पॉइंट वाइज चलेंगे कि इसमें क्या कुछ हो रहा है और कैसे क्या कर रहे हैं। तो इस तरफ लिखते हैं मैग्नेटिक सर्किट, क्योंकि हमने यहाँ पे मैग्नेटिक सर्किट ड्रॉ किया है, और उस तरफ हम लिखेंगे क्या, इलेक्ट्रिक सर्किट, राइट। अब पॉइंट्स लिखते हैं। देखिए फर्स्ट पॉइंट, द क्लोज पाथ फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स। यहाँ पे क्या क्लोज हो रहा है, बंद रास्ता किसको मिल रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स को। यहाँ से सेटअप हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ, उसके बाद इस आयरन के अंदर उसको क्या मिल गया, आयरन के रिंग के अंदर छल्ले के अंदर क्या मिल गया, क्लोज पाथ मिल गया। तो उसको हम क्या बोलेंगे, द क्लोज पाथ फॉर किसको, मैग्नेटिक फ्लक्स को जो क्लोज रास्ता मिला इज कॉल्ड एज, उसका नाम क्या होगा, मैग्नेटिक सर्किट, राइट। ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। इसी तरह इसके अंदर जो पहला पॉइंट होगा, यहाँ पे क्या फ्लो कर रहा है, करंट। तो क्लोज पाथ किसको मिल रहा है, इलेक्ट्रिक करंट को। तो उसको जो क्लोज पाथ मिलेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट। तो क्लोज पाथ फॉर, क्लोज पाथ किसको मिला, इलेक्ट्रिक करंट, इज कॉल्ड एज, उसका नाम क्या हो गया, इलेक्ट्रिक सर्किट, राइट। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। अब आते हैं सेकंड पॉइंट के ऊपर। अब देखते हैं फ्लक्स। फ्लक्स इसके अंदर क्या होता है, फ्लक्स कैसे दिया जाता है, MMF बटा रिलक्टेंस। ठीक है, ये मैं बता चुका हूँ पिछले लेक्चर के अंदर। और इसके अंदर फ्लक्स के इक्विवेलेंट क्या चीज होती है, करंट। इसमें फ्लक्स क्लोज पाथ में फ्लो करता है, इसमें करंट क्लोज पाथ में फ्लो करता है। तो करंट इसमें कैसे नापते हो, करंट इज इक्वल टू EMF बटा क्या, रेजिस्टेंस। जो काम EMF यहाँ करता है वो काम MMF वहाँ करता है, जो काम रेजिस्टेंस यहाँ करता है इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर वो मैग्नेटिक सर्किट में रिलक्टेंस करता है। बस ये मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ, जस्ट उसी को रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आपको ये चीज़ें और डिटेल में जाननी है तो आप प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं। ओके, उसके बाद फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, फ्लक्स इज मेजर्ड इन, कैसे कैसे मेजर करते हो, इज मेजर्ड इन वेबर। वेबर को कैसे डिफाइन करते हो, WB ऐसे लिखते हो। करंट को कैसे मेजर करते हो, एम्पियर में, बस एमीटर लगाते हो, एम्पियर में मेजर करते हैं। करंट इज मेजर्ड इन क्या, एम्पियर, उसको कैसे लिखते हो, A। ठीक है, तो ये बेसिक आपके 3 पॉइंट्स हो गए। अच्छा, अभी हम आगे चलते हैं फोर्थ पॉइंट सिमिलैरिटी का, राइट। MMF is measured
एमएमएफ को किस में मेजर करते हो? एन इंटू आई, एन नंबर ऑफ टर्न्स, आई करंट। तो क्या कैसे मेजर करते हो? एमएमएफ इज मेजर्ड इन एम्पियर टर्न्स। ठीक है, इसको हम लिखते कैसे? ए टी। एमएमएफ के बराबर यहाँ पे कौन सी चीज होती है? ईएमएफ। तो ईएमएफ को किस में मेजर करते हो? वोल्ट में। ईएमएफ इज मेजर्ड इन, किस में मेजर किया आपने? वोल्ट्स में, राइट। ये आपका 4th पॉइंट हो गया। 5th पॉइंट पे चलते हैं अभी हम। अच्छा, रिलक्टेंस। जो चीज रेजिस्टेंस का काम करती है मैग्नेटिक सर्किट के अंदर, उसको क्या बोलते हैं? रिलक्टेंस। उसकी डेफिनेशन क्या है? S इज इक्वल टू एल अपॉन ए म्यू। एल क्या होती है? लेंथ, ए एरिया, म्यू परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल। ठीक है, इसी तरह इसके अंदर जो रेजिस्टेंस होता है उसको हम कैसे लिखते हैं? R इज इक्वल टू रो एल बटा ए। तो देखो इसमें L क्या होगी? लेंथ, ए क्या हो गया? एरिया। ठीक है, ये एरिया को आप ऐसे भी कर सकते हो, ए इज इक्वल टू एरिया। इसमें भी म्यू क्या होगी आपकी? परमेबिलिटी। परमेबिलिटी यानी कितने मैग्नेटिक फ्लक्स को अलाउ करता है वो मटेरियल अपने अंदर से पास करने को। ये मैं प्रीवियस लेक्चर में वही बता चुका हूँ, वही बेसिक चीज़ें हैं, डेफिनेशंस। तो रो इसके अंदर क्या होगी? रेजिस्टिविटी। ये मैंने स्टार्टिंग के लेक्चर में बताया था, रेजिस्टेंस किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है। एल क्या होगी? फिर से लेंथ। और ए क्या हो गया? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, राइट। अच्छा, नेक्स्ट इसके अंदर पॉइंट क्या आएगा? परमेबिलिटी इसमें होती है जो चीज़ म्यू, जो चीज़ यहाँ पे परमेबिलिटी होती है वो वहाँ पे वो कौन सी चीज़ इसका काम करती है? परमेबिलिटी इज इक्वल टू, देखो रेजिस्टिविटी का उल्टा क्या होता है? कंडक्टिविटी। रो इज इक्वल टू 1 बटा सिग्मा। तो वही काम है यहाँ पे, जो काम परमेबिलिटी का है वो काम यहाँ पे किसका हो जाएगा? कंडक्टिविटी का। तो नेक्स्ट जो पॉइंट हो गया कंडक्टिविटी इज इक्वल टू, कंडक्टिविटी क्या होती है किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर? कि वो अपने अंदर से कितना करंट पास करने देगा। परमेबिलिटी क्या होता है कि कोई भी मैग्नेटिक सर्किट अपने अंदर से कितना मैग्नेटिक फ्लक्स पास करने देगा। तो जितनी ज़्यादा परमेबिलिटी होगी उतना अच्छा मैग्नेटिक मटेरियल होगा। इसी तरह से जितनी ज़्यादा कंडक्टिविटी होगी उतना अच्छा इलेक्ट्रिक मटेरियल होगा। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए? एनालॉगस नहीं होंगे, ऑलमोस्ट बराबर से नहीं होगी, दोनों की सेम प्रॉपर्टी नहीं होगी। तो इसीलिए हमने इनको ऐसे लिखा, राइट। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट इसमें करते हैं डिससिमिलैरिटीज, यानी कि भिन्नताएं क्या क्या हैं। डिससिमिलैरिटीज, इनमें क्या डिफरेंसेस हैं, राइट। तो मैग्नेटिक सर्किट में और इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या क्या भिन्नताएं हैं ये हम देखते हैं इस उसके अंदर, राइट। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं। देखिए, मैग्नेटिक फ्लक्स डज नॉट फ्लो, मैग्नेटिक फ्लक्स डज नॉट फ्लो, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? फ्लो नहीं करता, बट इज सेट अप इन द सर्किट। बट एक बार आपको सेट करना होता है मैग्नेटिक फ्लक्स को, एक बार सेटअप करना होता है, उसके बाद ज्यादा एनर्जी आपको वेस्ट नहीं करनी पड़ती उसको फ्लो करवाने में। एक बार आपको मैग्नेटिक सर्किट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बना के उस मटेरियल को उसके इन्फ्लुएंस में लेके आना पड़ेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स उसके अंदर ऑटोमेटिकली सेटअप हो जाएगा। एक बार आपका सेट हो गया, ऑब्वियसली करंट तो आपको चाहिए ही चाहिए, उसी की वजह से फ्लक्स फ्लो करेगा सर्किट के अंदर, ठीक है। लेकिन फिर भी इतनी एनर्जी आपको दोबारा से प्रोड्यूस नहीं करनी पड़ती। जस्ट आप याद कर लीजिए ये जो पॉइंट है, सेटअप इन द मैग्नेटिक सर्किट, ये बोला जाता है बस बोलने के लिए ये बात, ठीक है। अच्छा, इसका क्या पॉइंट हो गया? इलेक्ट्रिक करंट एक्चुअली फ्लोज इन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? एक्चुअली फ्लो करता है, एक्चुअली फ्लोज, जिसको आप एमीटर के हेल्प से नापते हो, एक्चुअली फ्लोज इन, ये जस्ट आपको रिप्रेजेंटेशन के लिए, वैसे ऐसा कुछ है नहीं। मैग्नेटिक फ्लक्स को ऑब्वियसली सेटअप, बस ये बोलने में बातें हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स को सेट करना पड़ता है किसी सर्किट में, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाना पड़ता है किसी सर्किट में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स देयर इज नो परफेक्ट इंसुलेटर। एक ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए कोई परफेक्ट इंसुलेटर नहीं है। मैग्नेटिक फ्लक्स देयर इज नो परफेक्ट इंसुलेटर, मतलब हर मटेरियल के अंदर से मैग्नेटिक फ्लक्स पास करेगा, कुछ ना कुछ उसकी मैग्नेटिक कंडक्टिविटी होगी ही होगी, ठीक है। तो बट इसमें फॉर इलेक्ट्रिक करंट को रोकने के लिए क्या है? परफेक्ट इंसुलेटर्स है। फॉर इलेक्ट्रिक करंट देयर आर कई मटेरियल हैं, माइका हो गया आपका, ठीक है, जो इंसुलेटर्स होते हैं, परफेक्ट इंसुलेटर्स। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ, कई प्रकार के लार्ज नंबर ऑफ
परफेक्ट क्या एग्जिस्ट करते हैं, इंसुलेटर, जिनके अंदर से करंट फ्लो नहीं करेगा। लेकिन ऐसे बहुत कम, ऐसे बहुत रेयर डिवाइसेस हैं, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है जिसके अंदर से मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो जाए। ठीक है। अच्छा, तीसरा पॉइंट क्या हो गया, द रिलक्टेंस एस इज नॉट कांस्टेंट। ये रिलक्टेंस एस जो है यहाँ पे, ये कांस्टेंट नहीं है, एस इज नॉट कांस्टेंट, बट क्या है, डिपेंड्स अपॉन, ये डिपेंड करती है, इस पर इस प्रभाव पड़ता है किस चीज का, डिपेंड्स अपॉन बी, दैट इज फ्लक्स डेंसिटी, कितनी फ्लक्स की डेंसिटी आप अप्लाई कर रहे हो, ये सब चीजें मैं आपको बताऊंगा डिटेल में। फ्लक्स डेंसिटी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड जितना होगा उसी के बेसिस पे आपकी रिलक्टेंस एस आपको मिलेगी। ठीक है। रेजिस्टेंसेस, देखिए बी जो होता है वो फ्लक्स डेंसिटी होता है, तो बी और फाई के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, देखिए फाई जो होता है फ्लक्स इज इक्वल टू हमेशा होता है बी डॉट ए, यानी आप ये मान लीजिए मैग्नेटिक, ये बी हो गया आपकी फ्लक्स डेंसिटी, ए हो गया एरिया, फाई हो गया आपका फ्लक्स। तो इसको अगर आपको डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करोगे, फाई हो गया आपका फ्लक्स इन वेबर, बी क्या हो गया आपका फ्लक्स डेंसिटी इन वेबर पर मीटर स्क्वायर, और ये क्या हो गया एरिया। ठीक है। तो एस किस पे डिपेंड करेगा, बी पे डिपेंड करेगा। ठीक है। ये लीनियर कर्व नहीं होता, ये आपका सैचुरेशन वाला कर्व होता है, जिसकी वजह से आपके हिस्टैरिसीस के लॉस आते हैं किसी भी उसके अंदर। तो ये चीजें मैं आपको इलेक्ट्रिक मशीन्स टॉपिक जो आएगा उसके अंदर पढ़ाऊंगा। राइट। अच्छा, रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट, रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है, बट ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन, जस्ट मिनट लिख देते हैं, बट डिपेंड्स अपॉन रो, रो क्या होगी रेजिस्टिविटी, क्योंकि आपकी रेजिस्टिविटी है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ता जाता है तो आपकी ये रेजिस्टिविटी बढ़ती चली जाती है, जनरली कंडक्टर्स के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है। तो उससे आपका रेजिस्टेंस भी बढ़ता चला जाता है। राइट। सेमी कंडक्टर्स के लिए उल्टा होता है। ओके। राइट। तो ये बेसिक आपके पॉइंट्स हो गए, ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, पेपर में आते हैं। व्हाट इज द एनालॉजी बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक सर्किट, हाउ इज इलेक्ट्रिक सर्किट कनेक्टेड टू मैग्नेटिक सर्किट। दो नंबर का क्वेश्चन आएगा, उसके अंदर ये पूछ लेंगे कि जो काम एमएमएफ वहाँ करता है वो काम कौन करता है, ईएमएफ करता है, जो काम फ्लक्स यहाँ करता है वो काम ही इलेक्ट्रिक में कौन करता है, करंट करता है, जो काम रिलक्टेंस यहाँ करती है वो काम रेजिस्टेंस करता है। बस आपको ये पता होना चाहिए। जो काम परमेबिलिटी यहाँ करती है वो काम कंडक्टिविटी वहाँ करती है। दैट्स इट। आपको ये बेसिक बातें बतानी चाहिए। अब हम करते हैं लॉज, कौन से लॉज पे मैग्नेटिक सर्किट्स आपके डिपेंड करते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है लॉ, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। पूरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपकी इस लॉ से निकली हुई है। ठीक है। पूरी इलेक्ट्रिसिटी जो आपके घर पे पहुंच रही है, जो जनरेटर्स आपके चल रहे हैं, जो मोटर्स आपकी चल रही हैं, जो डिवाइसेस आपकी काम कर रही हैं, वो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे डिपेंड करती है। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉ। तो इसके दो लॉज हैं। सबसे पहले हम फैराडेज फर्स्ट लॉ करेंगे। अगर पेपर में आता है कि एक्सप्लेन फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो आप इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, फैराडेज फर्स्ट लॉ, फैराडेज सेकंड लॉ, या फिर आप एक लॉ के अंदर दोनों लॉज को कंबाइन करके लिख सकते हैं। ठीक है। तो पहले हम करते हैं फैराडेज फर्स्ट लॉ। फैराडे का पहला लॉ क्या बोलता है ये, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, पहले मैं लिखता हूँ फिर एक्सप्लेन करूँगा। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के मुताबिक व्हेन flux linking with the coil, when flux linking with the coil or circuit changes, then an EMF is induced in that coil. EMF is induced in that coil. ठीक है। It explains, ये क्या एक्सप्लेन करता है, प्रोडक्शन ऑफ EMF, कि भाई EMF प्रोड्यूस तो होगा बट नॉट इट्स मैग्नीट्यूड। ये क्या बोल रहा हूँ मैं, इसको मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा ये एक्सप्लेन नहीं करता ये लॉ का। ठीक है। तो वो हम देखते हैं अभी क्या है ये लॉ। देखिए सबसे पहले क्या बोलता है फैराडे का लॉ। फैराडे का लॉ देखो सिंपल सी बात ऐसे बोलते हैं कि सपोज करो कोई क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट है,
ठीक है, इसमें आपने एक सोर्स लगा दिया पॉजिटिव, इसकी वजह से क्या हुआ, n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, I करंट आपने फ्लो करवाया, तो I करंट फ्लो करवाने की वजह से क्या हुआ, यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो गया चारों तरफ इसके, ठीक है। अब उसके इन्फ्लुएंस में अगर आप कोई और मटेरियल लेके आते हो, ठीक है, जैसे सपोज करो आप कोई ये कॉइल लेके आए, इस कॉइल के ऊपर भी क्या लगा रखे हैं आपने, नंबर ऑफ टर्न्स लगा रखे हैं, ठीक है, कुछ भी है, आप कॉइल लेके आए सपोज करो, ठीक है, इसके अंदर आपका अब क्या होगा, जैसे ही आप कॉइल इसके पास लेके आओगे तो उस पर्टिकुलर केस के अंदर क्या होगा, फील्ड के आसपास लेके आ रहे हो कॉइल, तो जब फील्ड के इन्फ्लुएंस में ज़्यादा आ रही है कॉइल तो ऑब्वियसली इसके अंदर ज़्यादा फ्लक्स जाएगा कॉइल के अंदर आपका, ठीक है। ये जो आयरन की है आपकी, इसी तरह अगर मैं ये जो आयरन की रिंग है, तो इसी तरह अगर मैं इसको पीछे लेके जाऊंगा तो पीछे लेने के बाद क्या हो जाएगा, मेरे मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इस एरिया के अंदर ज़्यादा है क्योंकि आसपास इसके ज़्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड, ऑब्वियसली जैसे जैसे दूर जाते जाओगे आपका फील्ड क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, तो उस केस में क्या होगा, आपका फील्ड कम हो गया, जैसे मैं इसको पीछे लेके जा रहा हूँ फील्ड कम हो गया, तो यानी जो इसके अंदर फ्लक्स पहुँच रहे हैं इस पर्टिकुलर कॉइल के अंदर, ये रिंग के अंदर, वो भी कम हो जाएगा, तो वो अगर कम हो जाएगा तो यानी फ्लक्स आपका क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है टाइम के साथ। तो अगर आपका फ्लक्स मैं आगे पीछे इसको करता रहूँ, ऐसे ऐसे इसको घुमाता रहूँ या फिर कुछ भी टाइप से मैं आगे पीछे करता रहूँ, एक बार इस तरफ लेके जाऊँ उसको, एक बार इस तरफ लेके जाऊँ, एक बार नीचे लेके आऊँ, एक बार ऊपर लेके जाऊँ, तो उस केस में मैं क्या कर रहा हूँ, एक बार मैं फील्ड के इन्फ्लुएंस में आ रहा हूँ, एक बार मैं फील्ड से दूर जा रहा हूँ, ठीक है, तो एक बार मेरे अंदर फ्लक्स बढ़ रहा है, जब मैं इधर आ रहा हूँ एक बार मेरे अंदर फ्लक्स कम हो रहा है, तो जो चेंज इन फ्लक्स है उसकी वजह से क्या होगा, इस पर्टिकुलर रिंग के अंदर मेरा करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, ईएमएफ यानी कि एक इलेक्ट्रिक चीज इंड्यूस हो जाएगी। तो हैरानी की बात यह है कि यहाँ पे मैग्नेटिक की वजह से इलेक्ट्रिक चीज इंड्यूस हो रही है, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो यानी जैसे ही फ्लक्स चेंज होगा किसी पर्टिकुलर कॉइल के साथ या रिंग के साथ, तो उसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, ये फैराडे का फर्स्ट लॉ, ठीक है। तो ये क्या बताता है कि प्रोडक्शन ईएमएफ इंड्यूस तो होगा, बट उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा ये नहीं पता कि कितनी वैल्यू आएगी ईएमएफ की, तो वो हम नेक्स्ट लॉ के अंदर देखेंगे, ठीक है। इसी तरह जैसे सपोज करो, ये आपने डायनेमो का एग्जांपल देखोगे, नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल हो गया, साइकिल के ऊपर डायनेमो नहीं लगाते हैं जिसमें आप पैडल मारते हैं तो उससे क्या होता है, वो कंटिन्यूसली आपका ग्लो करता है। तो यहाँ पे आपका क्या, आपने नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में एक ऐसे आपका गोल सा वो होता है सिस्टम, ठीक है, और उसको आपने आगे किससे कनेक्ट कर रखा होता है, ब्रशेस की हेल्प से कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट आपने ड्रॉ कर रखा होता है जिसके आगे आपका बल्ब लगा होता है, ऐसे डायनेमो होता है। इलेक्ट्रिक इवन के डीसी मशीन्स का भी यही प्रिंसिपल होता है। तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल के अंदर आपको क्या जा रहे हैं, फील्ड जा रहा है, फील्ड कैसे फ्लो करता है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, नॉर्थ पोल से साउथ पोल। तो जब आप इसको रोटेट करोगे, इसको जब आप रोटेट करोगे तो एक केस के अंदर देखो, जब आप इसको रोटेट करके ऐसे लेके आओगे बिल्कुल, तो सारी की सारी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होगी, इसके अंदर से जा रही है, ठीक है, बिल्कुल सामने आ गया ये इसके मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पे, ये घूम रहा है कंसिस्टेंटली, देखो ऐसे ऐसे ये अपनी इस एक्सिस पे लगातार घूम रहा है। तो जब घूमेगा तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इसके अंदर से बहुत इजीली पास कर जाएंगी, ठीक है, सारी की सारी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इसको स्ट्राइक करेंगे जब ये 90 डिग्री पे होगा, यानी बिल्कुल इसके नॉर्मल होगा। उसके बाद जब ये घूम के बिल्कुल ऐसे आ जाएगा तो यानी क्या होगा, एक सिचुएशन में आपकी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होंगी, अलग से बिहेव करेंगी। तो उस केस में आपका क्या हो जाएगा, आपका ये ऐसे हो जाएगा, सपोज करो ये लेट गया 90 डिग्री रोटेट करने के बाद, जस्ट अ मिनट इसको देखते हैं, मतलब आप समझ जाओ, एक कॉपी लो, कॉपी को आप कंटिन्यूसली रोटेट करो अपने एक्सिस पे, तो उसके अंदर से कितनी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास करेंगी, उस पर आपका क्या करेगा। तो अगर फ्लक्स कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा इसके अंदर, और जैसे ही ईएमएफ इंड्यूस होगा तो उसके अंदर क्या होगा, आपका करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, जस्ट मिनट, और करंट जैसे ही फ्लो करना स्टार्ट करेगा तो आपका बल्ब में से जाएगा, जैसे बल्ब में से जाएगा तो आपका बल्ब ग्लो करना स्टार्ट कर देगा, जैसे ही बल्ब ग्लो करेगा आपको पता चलेगा। जितनी जोर से आप पैडल मारोगे उतनी तेजी से फ्लक्स चेंज होगा, जितनी तेजी से फ्लक्स चेंज होगा आपका, यानी उतना ही ईएमएफ इंड्यूस होगा, उतना जितना ईएमएफ इंड्यूस होगा उतना ही बल्ब आपका ग्लो करेगा, ठीक है। तो ये आपका बेसिक हो गया फर्स्ट लॉ। अब हम करते हैं फैराडेज सेकेंड लॉ, फैराडेज का दूसरा सिद्धांत, राइट। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के मुताबिक द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड, मैग्नीट्यूड यानी कितनी वैल्यू हुई ईएमएफ की इंड्यूस्ड, द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किस पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, कितनी तेजी से फ्लक्स चेंज हो रहा है। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज एंड नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल। ठीक है, अभी ये क्या है इसको मैं बताता हूँ। सपोज करो तो इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसका मैग्नीट्यूड होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, माइनस साइन लगा के n टाइम्स φ2 माइनस φ1 अपॉन t2 माइनस t1। तो उसको हम लिखेंगे माइनस n टाइम्स चेंज इन फ्लक्स, चेंज का साइन होता है डेल्टा, डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। ठीक है, φ2 क्या है, फ्लक्स एट टाइम t2। देखो n किसके टर्न्स हैं, उस कॉइल के जिसको आप फ्लक्स के इन्फ्लुएंस में लेके आ रहे थे। कौन सी कॉइल, जैसे यहाँ जिसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था, ऊपर आपने देखी ये जो कॉइल थी, देखो ये जो कॉइल थी, जस्ट अ मिनट, ये जो कॉइल थी, ये जो कॉइल थी, इसको जो आप लेके आ रहे थे, ठीक है, इसके नंबर ऑफ टर्न्स कितने, जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतना ही ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक है, और इसके अंदर फ्लक्स φ2 कब, t2 टाइम के ऊपर। t2 टाइम कौन है, कौन सा मान लो जब आप इसको अंदर लेके आ रहे हैं, t1 टाइम कौन सा, जब इसको बाहर लेके जा रहे हो। ठीक है, स्टार्टिंग में ये रेस्ट पे रखी हुई है, सपोज करो पहले आपने क्या किया, इसको बाहर लेके गए तो t1 टाइम पे कहाँ चला गया, फ्लक्स इसका कम हो गया। फिर आप क्या किया, t2 टाइम पे, t2 टाइम यानी सपोज करो 5 सेकंड पे ये बाहर जा रहा है, फिर 5 से 10 सेकंड के अंदर आप क्या कर रहे हो, इसको नीचे लेके आ रहे हो। तो नीचे लेके आ रहे हो तो उस पर्टिकुलर केस के अंदर क्या हो रहा है, इसमें फ्लक्स पड़ रहा है। तो वो φ2 10 सेकंड पे इसमें φ2 फ्लक्स है, 5 सेकंड पे इसमें φ1 फ्लक्स है। ठीक है, ये मेरा मतलब। अब देखो इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। फ्लक्स है टाइम t2 क्या हो गया, टाइम, अच्छा φ1 है फ्लक्स है टाइम t1। ठीक है, और t2 माइनस t1 क्या हो गया, टाइम डिफरेंस। n क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल। तो आपको हर चीज डिफाइन करनी है जैसे पेपर में आती है। ठीक है, आगे क्या आएगा इसके वोल्ट्स। अब देखो मैं इसको एग्जांपल से आपको बताता हूँ। एक कोई कॉइल है, देखो ऐसे आपने नेगेटिव पॉजिटिव फील्ड बनाया, इसके n नंबर ऑफ टर्न्स थे, I करंट इसमें से फ्लो कर रहा था। ठीक है, इसके इन्फ्लुएंस में आप एक कॉइल लेके आए, आयरन की कोई रिंग लेके आए, उसके ऊपर भी नंबर ऑफ टर्न्स आपने लपेट रखे थे। ठीक है, तार के, तो उसके सपोज करो 50 टर्न्स थे। ठीक है, तो अब उसके अंदर आपने क्या किया, स्टार्टिंग में φ1 फ्लक्स था 0. मान लो 0.2 वेबर, टाइम t1 कितना, 1 मिली सेकेंड के अंदर। ठीक है, जब φ2 फ्लक्स है वो कितना हो गया, 0.04 वेबर हो गया। ठीक है, पहले बाहर की तरफ था ये, जब आप इसको अंदर लेके आए तो फ्लक्स बढ़ गया इसके अंदर, 0.04 यूनिट मैंने किया वेबर की कर दी। तो टाइम कितना हो गया, सपोज करो 10 मिली सेकेंड। 10 मिली सेकेंड के अंदर मेरा फ्लक्स इतना हो गया। टर्न्स कितने मेरे हैं इसमें, 50, एन कितना है मेरे पास 50। तो ये मैं कितना इंड्यूस हो जाएगा बताओ, E इज इक्वल टू 50 इंटू फ्लक्स φ2 कितना हो गया, टाइम 2 पे 0.04, φ1 यानी टाइम t1 पे फ्लक्स कितना था 0.02। ठीक है, नीचे क्या आएगा, टाइम क्या है आपका, सपोज करो 11 मिली सेकेंड है, थोड़ा इजी हो जाएगा करना। 11 मिली सेकेंड, t2 कितना है 11 मिली सेकेंड, t1 कितना है 1 मिली सेकेंड। मिली सेकेंड का मतलब क्या होगा, गुणा 10 की पावर -3। ठीक है, क्यों 10 की पावर -3 क्यों किया, क्योंकि 11 मिली सेकेंड को कैसे लिखूंगा, 0.011 सेकेंड्स। इसी तरह 1 मिली सेकेंड को कैसे लिखूंगा, 0.001 सेकेंड्स। तो बस मैंने वही किया है यहाँ पे। t2 टाइम क्या 11 मिली सेकेंड, t1 टाइम क्या 1 मिली सेकेंड, बाहर मैंने 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 11 गुणा 10 की पावर -3, इस तरह 1 गुणा 10 की पावर -3। बस वही किया मैंने, ब्रैकेट में बाहर से मैंने ये कॉमन ले लिया। तो अब मेरे को बताओ मेरा ईएमएफ की इंड्यूस कितना है। ये यूनिट्स मैं मिली सेकेंड्स में क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि जो आपकी स्पीड होती है वो जनरली बहुत हाई होती है, तो वो जनरली मिली सेकेंड्स के अंदर ही फ्लक्स में चेंज आता है। तो ई की वैल्यू कितनी आ गई, 50 इंटू 0.02 बटा में 10 गुणा d10 इंटू -3
तो कितनी वैल्यू होगी 50 इंटू 0.02 अपॉन में 10 की पावर -2। ठीक है, 10 की पावर -2 कितना हो गया 1/100, तो 50 इंटू 0.02 गुणा 100 यानी 50 इंटू 2 कितना आ गया 100 वोल्ट, यानी 100 वोल्ट EMF इंड्यूस होगा अगर ऐसा होता है इस पर्टिकुलर कॉइल के अंदर आपका। अगर इसके 50 टर्न है और 11 मिली सेकेंड पे इसमें फ्लक्स हो जाता है 0.04 वेबर और 1 मिली सेकेंड पे इसमें फ्लक्स था कितना 0.02 वेबर, तो बस मैंने ये लगा के कैलकुलेट कर दिया। ये है फैराडे का सेकंड लॉ। ठीक है, आपको न्यूमेरिकल तो बस जस्ट मैंने एक्सप्लेन करने के लिए समझाया है, आपको इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, आप जस्ट यहाँ तक याद कीजिए। ठीक है, अच्छा एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें है कि इसमें माइनस साइन आता है साइड में, तो E इज इक्वल टू -n चेंज इन फ्लक्स डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, जो मैं वहाँ पे यूज कर रहा था। तो माइनस साइन जो होता है ये लेंज लॉ की वजह से आता है। अब लेंज लॉ क्या बोलता है, जस्ट ये चीज आप याद कर लीजिए। देखिए ये इसकी जरूरत नहीं है कोई, आपको जस्ट मैंने एक्सप्लेन करने के लिए किया ये सारा। ठीक है, अब लेंज लॉ क्या बोलता है, Lenge's law. According to this law, Lenge's law states that EMF induced in a coil, EMF induced in a coil, जो EMF इंड्यूस हुआ है आपकी कॉइल में, ऑलवेज अपोजेस द कॉज, हमेशा किसको अपोज करेगा, कॉज को, जिसकी वजह से वो चीज इंड्यूस हुई है, ड्यू टू विच इट इज इंड्यूस्ड। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे सपोज करो आपने ऐसे ऐसे आई करंट फ्लो करवाया था, n नंबर ऑफ टर्न्स थे, इसकी वजह से क्या बना था, फील्ड बना था। इस फील्ड के इन्फ्लुएंस में क्या लेके आ रहे थे आप, कॉइल लेके आ रहे थे, उस कॉइल के ऊपर क्या थे, नंबर ऑफ टर्न्स लपेटे हुए थे, तो उसकी वजह से क्या हुआ, इसके अंदर फ्लक्स चेंज हुआ, तो उसकी वजह से क्या हुआ, इसमें EMF इंड्यूस हुआ, उसमें करंट फ्लो किया। तो जब इसमें करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा आपकी इस कॉइल के अंदर, तो उस करंट की वजह से भी तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, बताओ उसका भी तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, क्योंकि करंट किसी भी चीज में फ्लो करता है तो उससे मैग्नेटिक फील्ड तो बनता ही बनता है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ये हमेशा इस मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा, ये मतलब है इसका। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड बना कॉइल के अंदर वो इस मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा, यानी कि जिसकी वजह से जो चीज प्रोड्यूस हुई है, अब इस फील्ड की वजह से क्या हुआ है, इसके अंदर करंट आया, इसके अंदर फील्ड बना है, ये हमेशा इसको अपोज करेगा, ये हमेशा इसको अपोजिशन में रहेगा, इसका विरोध करेगा। दैट्स इट, ये मतलब है लेंजेस लॉ, सीधा सीधा मतलब। सो EMF इंड्यूस्ड जो हुआ है कॉइल के अंदर, जो EMF जिसकी वजह से करंट फ्लो करेगा, इट ऑलवेज अपोजेस, हमेशा क्या करेगा, अपोज करेगा, विरोध करेगा। तो कॉज क्या था, ये जो फील्ड आपका जनरेट हो रहा था जिसकी वजह से ये इसके अंदर EMF इंड्यूस हुआ, ड्यू टू विच इट इज इंड्यूस्ड, इस फील्ड की वजह से आपका ये EMF इंड्यूस हुआ, राइट। तो ये आपका लेंज लॉ हो गया, राइट। अब हम चलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ इंडक्शन। अब हम इंडक्टेंस पे आ गए हैं। जिस चीज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसको हम इंडक्टेंस बोलते हैं, ठीक है। और जो एनर्जी उसके अंदर स्टोर होती है उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी। तो अभी हम किस पे फोकस कर रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, राइट। ओके, चलते हैं इसमें। द प्रॉपर्टी ऑफ अ सर्किट, द प्रॉपर्टी ऑफ अ सर्किट, एक सर्किट की विशेषता, ठीक है, बाय विच, जिसकी वजह से एन EMF इज इंड्यूस्ड, EMF यानी वोल्टेज, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक चीजों को कंबाइन कर रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड बनाया, उसकी वजह से क्या हुआ, फ्लक्स बना, किसी और मटेरियल को लेके आए। अब वो फ्लक्स को बार बार चेंज करेंगे तो उस पर्टिकुलर जिस कॉइल को लेके आए या जिस चीज के लिए, उसके अंदर क्या आ गया, EMF आ गया, ठीक है। तो MMF की वजह से क्या बना, फील्ड बना, फील्ड की वजह से क्या बना, फ्लक्स बना, फ्लक्स चेंज हुआ तो उसकी वजह से फिर से क्या बना, EMF बना। ये आप ध्यान से समझे। द प्रॉपर्टी ऑफ अ सर्किट बाय विच एन EMF इज इंड्यूस्ड, देखो कैसे है ये, बेसिक फैराडेज लॉ क्या बोलता है, सबसे पहले आएगा MMF। MMF किससे बनेगा, करंट आप कॉइल के अंदर से पास करेंगे जिसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स, उसकी वजह से क्या बना, फील्ड बना चारों तरफ, फील्ड की वजह से क्या बना आपका, फ्लक्स बना कॉइल के अंदर जिसको आप इन्फ्लुएंस में लेके आ, वो फ्लक्स फिर आपका क्या होगा, चेंज करेगा, जैसे ही चेंज करेगा उसके अंदर क्या आएगा, EMF आएगा।
ठीक है, ये आपका फैराडेज लॉ, आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, इसको फिर बना के लिख सकते हो। द प्रॉपर्टी ऑफ अ सर्किट बाय विच एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द सर्किट, ईएमएफ इंड्यूस होगा किसी भी सर्किट में whenever the current flowing through it changes, जब भी उसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो चेंज होगा तो, एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। द करंट फ्लोइंग थ्रू इट changes is called as self inductance. Self inductance, right? Also the EMF induced in a coil, जो ये EMF इंड्यूस हुआ है ये मैं बताता हूँ अभी क्या लिख रहा हूँ मैं। ड्यू टू चेंज ऑफ फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय इट, produced by this coil is called as self-induced EMF, linking with itself। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, वर्ड में भूल गया, लिंकिंग विद इटसेल्फ, जो खुद इसके साथ लिंक हो रहा है, इज कॉल्ड एज सेल्फ इंड्यूस्ड। सेल्फ इंडक्टेंस का मतलब ये होता है जो खुद के साथ लिंक होता है। ठीक है, अब देखो क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, अभी एक्सप्लेन करता हूँ। देखो एक जैसे मैं डायग्राम ड्रॉ करूँगा आपको समझ में आ जाएगा। देखो क्या कर रहा हूँ, सपोज करो एक आयरन की वो ले लो आप, ठीक है, रॉड ले लो या कुछ भी ले लो, इसके ऊपर आप तार लपेट दो। तार कैसे लपेटोगे, ऐसे, ठीक है, ये तार आपने लपेट दी नंबर ऑफ टर्न्स के, ये ठीक है, ये तार लपेट दिया आपने, ठीक है, ऐसे, और ये था ऐसे। देखो यहाँ से लेके आए थे आप, नीचे से गए ऐसे ऐसे, आप इसको तार को लपेट रहे थे, ठीक है, नीचे से आपने तार निकाली थी और इसको यहाँ से आपने फिर से तार निकाल दी, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स बस लपेटना है आपको इसके ऊपर, रॉड के ऊपर, ठीक है, ये n नंबर ऑफ टर्न्स है आपकी, ठीक है। यहाँ पे रेजिस्टेंस R कर दीजिए, यहाँ पे EMF बैटरी का E कर दीजिए। तो बैटरी क्या करेगी, करंट छोड़ेगी, करंट छोड़ेगी तो वो कहाँ जाएगा, ऐसे ऐसे फ्लो करेगा आपका। ये रेजिस्टेंस R को वेरिएबल कर दीजिए, वेरिएबल हो गया तो ये क्या हो गया, एक रियोस्टैट हो गया। जो वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, रियोस्टैट। तो इस पूरे सिस्टम के अंदर क्या कर रहा है, हाई करंट फ्लो कर रहा है, और वो भी क्या हो गया, अगर आप मान लो इस सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस बढ़ा देते हो तो ऑब्वियसली कम करंट जाएगा, रेजिस्टेंस आप कम कर देते हो तो करंट बढ़ जाएगा। तो जो ये करंट यहाँ पे जा रहा है, सपोज करो, वो करंट की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे जब करंट इनके अंदर से फ्लो करेगा, ये करंट तो क्योंकि सीरीज में तो सेम करंट फ्लो करेगा सारे सर्किट में, तो जब आपका रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो ऑब्वियसली इसकी वजह से क्या बनेगा, फील्ड बनेगा। तो रेजिस्टेंस ज़्यादा तो कम करंट आएगा, कम करंट आएगा तो आपका क्या होगा, कम फील्ड बनेगा। ये बात सिंपल है, समझ रहे हो बात। उसके बाद सपोज करो जैसे आपने रेजिस्टेंस को क्या किया, कम कर दिया, रेजिस्टेंस को आपने घटा दिया, तो जैसे आप रेजिस्टेंस घटाओगे तो करंट क्या हो जाएगा, इस सर्किट के अंदर बढ़ेगा। करंट अगर बढ़ेगा तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर कॉइल में से करंट क्या होगा, ज़्यादा जाएगा, ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, ज़्यादा करंट फ्लो करेगा तो उस वजह से क्या बनेगा, ज़्यादा फील्ड बनेगा, ज़्यादा फील्ड बनेगा तो यानी क्या बन रहा है, फ्लक्स ज़्यादा बन रहा है। तो इसी पर्टिकुलर कॉइल के साथ अगर आप ध्यान से देखो तो इसका फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा बार बार। अगर करंट चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, आपके मैग्नेटिक फील्ड जो इसके आसपास बन रहा है वो चेंज हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, एक टाइप से फ्लक्स भी तो चेंज हो रहा है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से तो फ्लक्स बनता है। तो वो जो फील्ड इसी कॉइल के साथ जब रिलेट करेगा, वो कॉइल तो यहाँ पड़ी हुई है तो फील्ड उसके आसपास है, तो ये कॉइल, ये फील्ड इसी कॉइल के साथ जब लिंक करेगा बार बार चेंज होने के बाद तो क्या हो जाएगा, यानी फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा, इसके अंदर खुद कॉइल के अंदर क्या आएगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। देखो फैराडे लॉ क्या बताता था, फैराडे लॉ ये बताता था कि जैसे जैसे हम, ये कॉइल है, इसके अंदर हमने करंट आई पास किया है, नंबर ऑफ टर्न्स है, उसकी वजह से क्या बना, फील्ड बना। फील्ड की वजह से हम कोई और चीज़ लेके आए तो उसके अंदर क्या बना, फ्लक्स बनेगा। फ्लक्स बनेगा तो अगर ये बार बार बढ़ेगा या घटेगा, या इसको इधर लेके आएंगे उधर लेके जाएंगे तो क्या होगा, फ्लक्स यहाँ पे बढ़ रहा है, पीछे क्या लेके जा रहे हैं, फ्लक्स कम हो रहा है।
तो चेंज हो रहा है तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ ये छोड़ो आप, अब मैं इसी कॉइल के अंदर अगर आपको करंट बार बार चेंज करके दूँ, करंट यानी चेंज कर रहा है, तो उस केस में क्या हो जाएगा आपका, यानी जो फील्ड बन रहा है इसका वो भी चेंज होता जाएगा। तो अगर वो फील्ड आपका चेंज होता जाएगा तो इसकी वजह से जो ये कॉइल खुद पड़ी हुई है जब उस चेंजिंग फील्ड के इन्फ्लुएंस में आएगी, तो यानी चेंजिंग फ्लक्स के इन्फ्लुएंस में आएगी, तो उसकी वजह से क्या होगा, इसमें भी तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, और वो जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसका हमने नाम क्या दे दिया, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, राइट। तो बस यही लिखना है, इफ वी चेंज, अगर हम चेंज करते हैं क्या, द वेरिएबल रेजिस्टेंस। सबसे पहले क्या किया, रेजिस्टेंस चेंज किया, और देन तो क्या होगा, करंट इन द सर्किट चेंजेस, तो करंट सर्किट में क्या होगा, चेंज होगा, करंट इन द सर्किट चेंजेस, एंड हेंस उसकी वजह से क्या होगा, करंट चेंज हुआ तो एमएमएफ चेंज होगा। एमएमएफ क्या होता है, एन गुणा में आई, और ये आई क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो आई अगर चेंज ऊपर नीचे जा रहा है तो एमएमएफ भी क्या होगा, ऊपर नीचे जाएगा, हेंस एमएमएफ चेंजेस। और फ्लक्स क्या होता है बताओ, फाई एमएमएफ बटा रिलक्टेंस। तो यहाँ पे एयर पड़ी हुई है, एयर का तो रिलक्टेंस सेम ही है, या आयरन पड़ा हुआ है, ये आयरन का मटेरियल है, आयरन की एक सर्टेन रिलक्टेंस है, तो वो तो चेंज हो नहीं रही, वो तो जो आपने मटेरियल फर्स्ट केस में ले रखा है वही सेकंड केस में, मटेरियल को तो आप चेंज नहीं कर रहे, लेकिन जो एमएमएफ है वो आपका क्या हो रहा है, ऊपर नीचे जा रहा है, तो फ्लक्स भी आपका क्या होगा, ऊपर नीचे जाएगा। एमएमएफ चेंजेस, एमएमएफ के चेंज होने से क्या होगा, एमएमएफ एंड फ्लक्स, एमएमएफ एज वेल एज एमएमएफ, और क्या चेंज होगा, फ्लक्स चेंजेस, चेंज होगा, यानी इसमें परिवर्तन आएगा। नाउ अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस के सिद्धांत के मुताबिक जब फ्लक्स चेंज होगा तो ऑब्वियस सी बात है उसमें ईएमएफ तो इंड्यूस होगा ही होगा। वहां हम क्या कर रहे थे, फैराडे लॉ के अंदर देखो वही हम लॉजिक लगा रहे थे, एमएमएफ था सबसे पहले, एमएमएफ की वजह से क्या बना था, फील्ड लाइंस बनी थी, फील्ड लाइंस की वजह से क्या बना था आपका, फ्लक्स, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड बना था, फ्लक्स चेंज हो रहा था ऊपर नीचे, तो उसकी वजह से क्या हो रहा था, ईएमएफ। तो वहां दूसरी कॉइल के अंदर होता है, यहाँ कॉइल खुद ही एक ही है, उसी के अंदर आप करंट चेंज कर रहे हैं, जब करंट चेंज कर रहे हैं तो फील्ड चेंज हो रहा है, ये चीज बस समझना। तो फील्ड चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से फ्लक्स चेंज हो रहा है, यानी कि करंट चेंज हो रहा है, तो देखिए यहाँ एमएमएफ चेंज हुआ, एमएमएफ की वजह से क्या, फ्लक्स चेंज हुआ, फ्लक्स चेंज होने की वजह से क्या हुआ, ईएमएफ इंड्यूस होगा। प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल, इसी कॉइल के अंदर क्या हो जाएगी, एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी, और वो ईएमएफ ऐसी होगी कि इसको अपोज करेगी कॉज को, यानी जिसकी वजह से वो हुई। तो अपोज कब करेगी, जब यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव करंट को कहाँ भेजने की कोशिश करेगा, इधर, ये पॉजिटिव करंट को कहाँ भेज रहे हैं, इधर, तो यानी इसको अपोज करने के लिए आपके यहाँ पे एक ईएमएफ आएगा, उसका नाम छोटा ई रख दिया हमने। प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, ईएमएफ इंड्यूस हो गया किसमें, इन द कॉइल, ठीक है। ई, इसका हम नाम क्या दे देंगे, ई, दैट इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। वो किस पे डिपेंड करेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। अब ऑब्वियस बात है यार, जितना करंट आप ऊपर नीचे करोगे उतना ही फ्लक्स क्या होगा आपका, ऊपर नीचे होगा। जितना फ्लक्स आपका, ये एमएमएफ सपोज, देखिए करंट जितना आपका चेंज होगा, यहाँ पे एक बार सपोज करो 5 एम्पियर करंट है, एक बार सपोज करो 10 एम्पियर करंट है, एक बार सपोज करो 15 एम्पियर करंट है, तो एमएमएफ क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली आपका चेंज हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, ऊपर हो रहा है इस केस में। फिर जब करंट को घटाओगे तो एमएमएफ क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो एमएमएफ चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से फ्लक्स कंटिन्यूसली आपका क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो यानी करंट के चेंज होने की वजह से सारा खेल चल रहा है यहाँ पे। तो ईएमएफ जो इंड्यूस होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, करंट पे चेंज होने पे, इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। करंट किस रेट से चेंज हो रहा है, कितना जल्दी जल्दी करंट आप बदल रहे हो सर्किट के अंदर, ठीक है। तो वो चीज आप यहाँ देखेंगे। तो E इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू डेल्टा आई, चेंज इन करंट बटा चेंज इन टाइम, कितने टाइम में कितना करंट बदल गया। इसको अगर आप डिफरेंशियल फॉर्म में लिखते हो तो E इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे हम L, जब ये कांस्टेंट खोलोगे, देखो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी खोलते हैं तो कैसे लिखते हैं आप इस चीज को, E इज इक्वल टू
के डेल्टा आई बाई डेल्टा टी। अगर आप टाइम बहुत छोटा ले लेंगे तो ये डिफरेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। ये आप आगे पढ़ोगे कि डेल्टा से हम डिफरेंशियल फॉर्म में कैसे जाएंगे, जस्ट अभी आप याद कर लीजिए। सो ई इज इक्वल टू के की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा एल, कॉन्स्टेंट जो है इसमें एल का नाम होता है सेल्फ इंडक्टेंस, एल डी एल बाई डी टी। तो ये सिंपल सा लॉजिक हो गया। अच्छा, वेयर एल इज, देखिए सबसे पहले ई क्या है यहाँ पे, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन कॉइल, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये इंपॉर्टेंट रखना, खुद ही के अंदर इंड्यूस हो रहा है, ठीक है। आई क्या है, करंट, ठीक है। अच्छा, और तीसरी चीज क्या है इसमें, एल, एल इज इक्वल टू सेल्फ, जस्ट अ मिनट थोड़ी लिखने में, सेल्फ इंडक्टेंस, इसकी यूनिट क्या होती है, एल को नापते हैं हेनरी, एच, ये चीज याद रखना। अच्छा, इसका एच का हम नाम देते हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, इसको सेल्फ इंडक्टेंस नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, ये याद रखना, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इन हेनरी। अच्छा, एल का एक और फॉर्मूला होता है, जैसे आर इज इक्वल टू रो एल बटा ए होता है, ठीक है, एस इज इक्वल टू एल बटा ए म्यू मैंने दिया था। इसी तरह एल का फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर म्यू आर म्यू नॉट ए बटा एल, ठीक है। एन क्या होगा इसमें, देखो ये जो कॉइल है इसकी सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगी, वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करेगी। जो कॉइल मैंने अभी ऊपर ली है, जैसे ऐसे कॉइल नहीं ली मैंने, इस कॉइल के ऊपर मैंने ऐसे ऐसे, तो एन तो क्या होगा उसके नंबर ऑफ टर्न्स कितने मैंने लपेटे हुए हैं। म्यू आर क्या होगा उसकी रिलेटिव परमेबिलिटी, रिलेटिव परमेबिलिटी यानी कि आयरन में कितने ज़्यादा फ्लक्स कैरी कर सकता है एज कम्पेयर टू एयर। और वैक्यूम, वैक्यूम नहीं लिया था हमने, म्यू नॉट क्या थी, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस यानी वैक्यूम के अंदर कितनी परमेबिलिटी थी, कितनी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स वैक्यूम में से पास कर सकती है। म्यू नॉट की वैल्यू क्या थी आपकी 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। स्टार्टिंग में मैंने डेफिनेशन इसलिए पढ़ाई थी क्योंकि ये टर्म्स जो आगे यूज होंगी वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ए क्या था इसका, एरिया, एरिया किसका, कॉइल का, जो आप कॉइल यूज कर रहे हो इसका एरिया। और एल क्या है इस कॉइल की लेंथ, कितनी लंबाई में आप इसको यूज कर रहे हो, ठीक है। तो एन क्या हो गए, नंबर ऑफ टर्न्स, आगे हेनरी लिख दो उसको, ठीक है। म्यू आर क्या होगी, ये चीजें मैं पहले डिफाइन कर चुका हूँ, रिलेटिव परमिएबिलिटी, फर्स्ट लेक्चर आप देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएंगी ये चीजें। रिलेटिव परमिएबिलिटी, म्यू नॉट क्या है, परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम, परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम, ठीक है। A is area of cross section of coil, area of cross section of coil, क्रॉस सेक्शन, ये चीज इंपॉर्टेंट याद रखना, क्रॉस सेक्शन का एरिया, ये वैसे एरिया नहीं। L is क्रॉस सेक्शन वो एरिया होता है जिसके अंदर फ्लक्स जिसको इन्फ्लुएंस करता है। L is the length of coil, राइट। तो ये आपकी होगी सेल्फ इंडक्टेंस। लेंथ अगर आप बढ़ा देंगे उसकी तो सेल्फ इंडक्टेंस कम हो जाएगी, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स अगर उस कॉइल के ऊपर बढ़ा दोगे तो सेल्फ इंडक्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अच्छी क्वालिटी का लेके आओगे जिसके ऊपर नंबर ऑफ टर्न्स लगाओगे, आयरन से भी अच्छा कोई मटेरियल लिया जिसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा तो उसकी सेल्फ इंडक्टेंस और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ए अगर उसका एरिया बढ़ा दोगे तो भी आपकी सेल्फ इंडक्टेंस बढ़ जाएगी, ठीक है, राइट। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ गए, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन, आई थिंक सो ये टॉपिक में बाद में अगर आपको करवाऊँ तो बेटर रहेगा, इस लेक्चर में इतना ही करते हैं, राइट। एक थर्ड लेक्चर और लगेगा इसका 30 मिनट्स और समथिंग लाइक दैट, और आपका कंप्लीट हो जाएगा मैग्नेटिक सर्किट, राइट। ओके, थैंक यू।